ऑपरेशन जिब्राल्टर ट्रैक पर है? हाँ सर, हमारे लोग हजारों की तादाद में कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। सभी फोर्सेस ने अपने अपने इलाके में काम शुरू कर दिया है। बाकी काम में कुछ नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ हमारी फौज के बारे में बताया गया था। फौज? कौन सी फौज? कितने लोग हो तुम? जनाब, बोलो बोलो। जनाब हम सलाउद्दीन फौज के हैं और 5-6 हजार बंदे हैं। 5-6 हजार? हद हो गई है। पहले कच्छ, अब कश्मीर। हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। दस करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। हथियारों का जवाब हथियारों से दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी के बाद हिंदुस्तान 2 जंग लड़ चुका था। पहली 1947-48 में जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और दूसरी 1962 में जब चीन ने उसे शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने कई दफा एहसान जताया कि उसने 62 में हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं किया जब भारत दूसरे मोर्चे पर उलझा था, पर असलियत में उसकी वजह कुछ और थी। पाकिस्तान पहली हार की शर्मिंदगी भूल नहीं पाया था। वो तो बस एक मौके की तलाश में था, और 16 साल बाद उसे मौका मिलने वाला था। कश्मीर की पहली लड़ाई में युद्ध विराम के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को नो वॉर समझौते की पेशकश की थी, पर पाकिस्तान कश्मीर चाहता था, समझौता नहीं। इसलिए जहां हिंदुस्तान शांति और विकास के रास्ते पर चलने की कोशिश में था, पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत करने और कश्मीर को जबरदस्ती हासिल करने के एक सूत्र एजेंडे पर चल रहा था। 50 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिका सोवियत यूनियन के साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग गठजोड़ तलाश रहा था। जो देश उससे समझौता करता था और सोवियत रूस के खिलाफ लामबंद होता था, उसे बदले में आर्थिक और सैन्य मदद दी जाती। पाकिस्तान के पास अपनी सेना को मजबूत करने का इससे बेहतर मौका भला क्या हो सकता था। पाकिस्तान सितंबर 1955 में सेंटो और सिएटो का सदस्य बन गया, पर चूंकि नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के रचयिता थे, वो इससे नहीं जुड़े। अमेरिका की कोशिश ये रही कि जो साम्यवादी रूसी खेमा है, सोवियत खेमा है, उसकी घेराबंदी की जा सके। इसके लिए जो संधि संगठन बनाए गए, सीटो, सेंटो, उनका एक अनिवार्य हिस्सा पाकिस्तान था। पाकिस्तानी जमीन की जरूरत अमेरिका को थी सामरिक निगरानी के लिए सोवियत रूस की। ये बात लगभग स्पष्ट हो चुकी थी लगभग 18-20 वर्षों में कि पाकिस्तान और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और हैं, भारत गुटनिरपेक्ष अलग थलग है। पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। एक दशक के भीतर उसे $1.5 बिलियन के मूल्य की सैन्य मदद मिली। पैटर्न टैंक, सेबर जेट, स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट, एमआई राइफल्स, मशीन गन, मोर्टार, रिकॉइललेस राइफल्स और बंदूकों समेत हर तरह के हथियार मिले। उन्होंने 54 में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट समझौता किया था, और अमेरिका ने जो सबसे आधुनिकी विमान और सिस्टम्स प्रणाली उनके पास थी, पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी। 1958 में सैन्य तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की सत्ता फील्ड मार्शल अयूब खान के हाथों में आई। जुल्फिकार अली भुट्टो उनके कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के तौर पर शरीक थे। भुट्टो विदेश मंत्री तो 1963 में बने, लेकिन विदेश नीति में वो
शुरुआत से ही ज्यादा रुचि लेते थे, खासकर जब मसला हिंदुस्तान या चीन से जुड़ा हो। हम हिंदुस्तान पर हमला क्यों नहीं बोल देते? चीन उन्हें जबरदस्त शिकस्त दे रहा है। अगर इधर से हमने भी हमला बोल दिया तो इंशाअल्लाह कश्मीर को हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सही नहीं होगा। मुल्क में सियासी तौर पे हम थोड़ा और मजबूत हो जाएं, हमारी फौज थोड़ा और मजबूत हो जाए, और उधर हिंदुस्तान थोड़ा और कमजोर। लेकिन हमारी फौज मजबूत है। अमेरिका ने हमें तमाम असलाहत दिए हैं, चीन से भी हमारा समझौता हो रहा है, और फिर आजाद कश्मीर की फौज भी तो है हमारी। फिर भी हिंदुस्तान चीन से जरूर लड़ रहा है, लेकिन हमारी सरहद पर उसने अपनी फौज कम नहीं की है। कुछ वक्त इंतजार करेंगे। अमेरिका को भी यह पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन के साथ भी सैन्य समझौता कर लिया था। 1965 तक पाकिस्तानी सेना आधुनिक थी और उसके शस्त्र अत्याधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न। फिर भी पाकिस्तान खुले युद्ध से हिचकिचा रहा था। ये एक बड़ा, मैं समझता हूं एक किस्म से कोवर्ट ऑपरेशन इसको कहिए। ये कोई खुला ऑपरेशन नहीं था जैसे मिलिट्री ऑपरेशन अमूमन होते हैं। तो ये एक इर्रेगुलर की तरह से उन्होंने शुरू किया। इसमें रेगुलर ट्रुप्स थी, लेकिन उनको लोकल ड्रेसेस में बनाकर भेजा गया। जिनेवा कन्वेंशन के बरखिलाफ होता है। पाकिस्तान को एहसास था कि 62 के युद्ध के बाद हिंदुस्तानी सेना का मनोबल कमजोर हुआ था और भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई थी। वो हिंदुस्तान को भीतर से तोड़ना चाहता था। तानाशाही के चोले को उतार फेंकने के दबाव में अयूब खान 1965 की जनवरी में चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की, लेकिन उन पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे। पाकिस्तान में लोगों का ध्यान बटाना हो तो कश्मीर के मसले को भड़का देना सबसे आसान रास्ता माना जाता है। अयूब खान ने भी यही विकल्प चुना, पर रास्ता थोड़ा सा अलग था। नौ अप्रैल 1965 रन ऑफ कच्छ, गुजरात। पाकिस्तान ने गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन किया और कंजरकोट के नजदीक सरदार पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 15 दिन बाद उसने तोपों और टैंकों से लैस होकर फिर हमला किया और 4 पोस्ट के साथ पूरे कंजरकोट इलाके पर काबिज हो गया। भारत के लिए यह हमला अचानक और बगैर उकसावे के था। मुकाबला करने की हालत में ना होने की वजह से भारतीय सेना वहां से हट गई। इसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की, पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इनकार कर दिया। Our orders to our troops are quite clear, which is that they will not open fire unless they've been fired upon. And Mr. Shastri has been going about saying that he has no intention of talking to us. So, should he wish to talk, I'd be quite willing to talk. फिर जून में लंदन में हुए कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 30 जून को सीज फायर एग्रीमेंट भी करवा दिया। पाकिस्तान को कच्छ से अपनी फौज हटाने को कहा गया। बहरहाल अप्रैल में गुजरात में सीनाजोरी के साथ ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भी एक जहरीले प्लान पर अमल की शुरुआत कर चुका था। ये प्लान अभी हिंदुस्तान की नजरों से परे था। आखिरी चांस 1965। उसने गैम्बल किया कि वो बाई फोर्स जबरदस्ती भारत से कश्मीर अगर छीन सकता है तो उसका आखिरी चांस 1965 है, और पाकिस्तान ने जोर लगा दिया। पाकिस्तान ने 3 अहम हिल फीचर्स पर कब्जा जमा लिया था।
ये हाईवे के बगल में थी और यहाँ बनाए ऑब्जर्वेशन पोस्ट से वो गोलीबारी कर यातायात बाधित करता था। हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में इसकी शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। फिर हिंदुस्तानी सेना ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी और तीनों पहाड़ियों पर से घुसपैठियों को खदेड़ भगाया। करगिल में यह घुसपैठ बस एक आहट थी पाकिस्तान की घिनौनी साजिश की। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जे का मास्टर प्लान रच रहा था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर ट्रैक पर है? हाँ सर, हमारे लोग हजारों की तादाद में कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। सभी फोर्सेस ने अपने अपने इलाके में काम शुरू कर दिया है। गुड, और हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। वहां के मुकामी लोगों में बिल्कुल घुल मिल जाना होगा। 7 अगस्त को पीर दस्तगीर साहब का जश्न है, उस भीड़ में भी हम शामिल हो जाएंगे। सम कॉन्फिडेंट है। इंडियन इंटेलिजेंस को हमारे प्लान के बारे में खबर तक नहीं लगी। यही हम चाहते हैं। आप कश्मीरी अवाम को जिहाद के लिए इकट्ठा करें, उन्हें समझाएं कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो जंग करें, हम उनकी मदद करेंगे। राइट सर। जी सर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 3 सोचों पर आधारित था। पहली ये कि घुसपैठियों को जनता का समर्थन मिलेगा। दूसरी ये कि भारत सिर्फ आजाद कश्मीर फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। और तीसरी कि भारतीय फौज कभी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करेगी। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर में लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काए और उन्हें ही लड़ने को मजबूर करे, ताकि देखने में ये आंतरिक युद्ध सा लगे। कश्मीर में बगावत हो और पाकिस्तान उन्हें खुद में मिला ले। ऑपरेशनल जिब्राल्टर की पूरी जो बेसिक्स थी वो ये थी कि हम रेगुलर आर्मी को कश्मीर वैली के अंदर इंडक्ट करके पॉपुलेशन को अपने साथ लेके, जो सोचते थे कि शायद उनके साथ मिल जाएगी, कश्मीर को हम लिबरेट कर दें। इसको हम सेकेंड वॉर ऑफ कश्मीर के नाम से भी बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि आपने तो इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे, तो उसने इनकार नहीं किया। वो कहते हैं हाँ, मेरा ख्याल था कि अगर हिंदुस्तान को हराया जा सकता है कश्मीर पे तो अब भी वक्त है। जम्मू कश्मीर की जनता भोली थी, पर पाकिस्तान के आकलन के मुताबिक इतनी नासमझ नहीं कि सच्चाई भांप न सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ऐसी रिपोर्ट्स आने लगीं जिसमें इस बात का जिक्र था कि कुछ लोगों ने संवेदनशील जानकारी के बदले पैसों की पेशकश की थी। 8 अगस्त को ऐसे ही 2 लोग पकड़ में आए। साले घूम घूम कर क्या पूछ रहे हैं लोगों से? अब हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जाने दीजिए साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बोल, नहीं तो डंडा तेरे हाथ में उतार दूंगा। मैं सच बोलता हूँ साहब, हमें श्रीनगर में लोगों से मिलने जुलने के लिए छोड़ा गया था, बाकी काम में कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ हमारी फौज के बारे में बताया गया था। फौज? कौन सी फौज? कितने लोग हो तुम? जनाब, बोलो बोलो। जनाब, हम सलाउद्दीन फौज के हैं और 5-6 हजार बंदे हैं। 5-6 हजार? साले तुम जंग करने आए हो यहाँ? पाकिस्तान आर्मी के भी बंदे हैं क्या तुम्हारे साथ? बोलो बोलो। जी जनाब। अरे साले, अपने नापाक मंसूबे कहां कहां फैला रखे हैं तुम लोगों ने? बोलो बोलो बोलो। जनाब, हमें पूरा प्लान नहीं मालूम जनाब। हम केवल इतना जानते हैं कि सुंदरबनी, मेंढर, राजौरी और कारगिल में लोग पहुंच चुके हैं।
पर जनाब कौन कहाँ है हमें कुछ मालूम नहीं, किसी बंदे के बारे में कुछ प्लान हमें मालूम नहीं जनाब। पूरे राज्य में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया। घुसपैठियों को ढूंढ निकालने में पूरी सेना जुट गई। पाकिस्तान का प्लान बुरी तरह फेल हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थानीय जनता उसका साथ नहीं देगी। अब तो एक एक कर इन घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। खुद को घिरता देख कई ने सरेंडर कर दिया। कुछ सीज फायर लाइन से वापस फरार हो गए। जो गिरफ्त में आए उन्होंने कबूल किया कि वो पाकिस्तानी सेना के अफसर हैं। रैंक कैप्टन, माय नेम इज कैप्टन मोहम्मद सज्जाद। अगस्त तक ऑपरेशन जिब्राल्टर नेस्तो नाबूद कर दिया गया। सदियों पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर एक ऐसे ऑपरेशन का नाम था जिसके तहत अरब देशों ने स्पेन पर हमला किया और रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने इस नाम को इस ऑपरेशन के लिए इसलिए चुना ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन करने का हौसला पा सके। लेकिन हौसला हिम्मत को ही मिलता है और हिम्मत सच्चाई को। और पाकिस्तान का झूठ अब हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा था। हद हो गई है। पहले कच्छ अब कश्मीर। हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कई पाकिस्तानी अफसर पकड़े हैं हमारे सेना में, सर्विंग ऑफिसर है, फिर भी पाक कह रहा है वो कुछ कर नहीं रहा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो धकेले और हम पीछे हटते रहें। नहीं, ये नहीं चलेगा। जरूरत पड़ी तो हम युद्ध विराम रेखा को भी पार करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। हम युद्ध लड़ने की हालत में नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। अगर हम झुके तो पाकिस्तान इसे हमारी कमजोरी समझेगा। ये ना हमारी सेना के मनोबल के लिए अच्छा है, ना ही हमारे देश के लिए। वेस्टर्न आर्मी के कमांडर उस वक्त जनरल हरबख्श सिंह थे। उन्हें एहसास था कि घुसपैठ रोकने का एक ही तरीका था, निडरता से सीज फायर लाइन को पार करना होगा। घुसपैठ के इलाके को चिन्हित कर उन्हें सील करना होगा। इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई 15 अगस्त, हमारी आजादी का दिन। पाक प्रायोजित आतंक से आजादी के लिए करगिल सेक्टर में यह कार्रवाई शुरू हो गई और देखते ही देखते हिंदुस्तान ने हर अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। कश्मीर सेक्टर में उरी और टीठवाल में कुछ चोटियों पर कब्जा किया गया, पर सबसे बड़ी मुश्किल थी पूंछ और उरी के बीच बल्ज में। राय यह बनी कि यहां नक्शे को सीधा करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी था हाजी पीर पास पर कब्जा। पीर पंजाल की पहाड़ियां घाटी और मैदानी इलाकों का प्राकृतिक विभाजन है। इसके पश्चिम में 8,652 फुट की ऊंचाई पर हाजी पीर पास है। यह पूंछ और उरी के बीच पड़ता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, लिहाजा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान ने 47-48 की जंग में हाजी पीर पास को अपने कब्जे में ले लिया था, पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद इस पर चोरी से कब्जा जमा लिया था। अब हाजी पीर पास में
पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड तैनात थी और उत्तरी रास्ते की सुरक्षा एक बटालियन के हाथों में थी। तोपों से उन्हें कवर भी हासिल था। ये अनुमान लगाया गया कि सीधा हमला करना आत्मघाती हो सकता है, इसलिए पूर्व और पश्चिम से धावा बोला जाए। भारत ने हाजी पीर बल्च पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी 68 ब्रिगेड को। ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर Z.A. बख्शी और इसकी पूरी योजना तैयार की थी जनरल हरबख्श सिंह ने। यह तय किया गया कि डी-डे होगा 25 अगस्त। अलग अलग बटालियन को हर तरफ से आगे बढ़ने के निर्देश थे। सैंगसार और लेडी वाली गली की जिम्मेदारी मेजर रंजीत सिंह दयाल की अगुवाई में 1 पैरा को सौंपी गई। सैंग 25 अगस्त 1965 रात 9:30 बजे। 1 पैरा के जवान सीज फायर लाइन पार करके पश्चिम से सैंग की कठिन ऊंचाई नाप रहे थे। बरसात की वजह से चढ़ाई पर फिसलन थी। सैंग पर दुश्मन ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। यहां माइन बिछे थे, कटीली तारें लगी थीं, पर पैराट्रूपर्स बेहद खामोशी से ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सुबह 4:15 बजे सैनिक चोटी पर पहुंच गए। दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तानी फौज सीज फायर लाइन को पार करके यहां धमक सकती है। पाकिस्तानी सैनिक अपने सारे असले छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। शाम 6 बजे तक लेडी वाली गली पर भी भारत का कब्जा हो चुका था। भारत के 21 जवान घायल हुए तो दुश्मन के 10 सैनिक मारे गए, 40 जख्मी और 1 को बंदी बनाया गया था। 1 पैरा अपने मिशन में कामयाब हो चुका था, पर ब्रिगेड का संयुक्त मिशन हाजी पीर पास का कब्जा था। मेजर रंजीत सिंह दयाल के जवान 2 दिन से लगातार लड़ रहे थे और कठिन पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। हाजी पीर पास के लिए पूर्व और पश्चिम से कॉलम रवाना हुए। पूर्व से हाजी पीर की तरफ बढ़ते हुए बटालियनों को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में एक के बाद एक दुश्मन को ध्वस्त करते हुए मेजर रंजीत सिंह दयाल ने हाजी पीर पास पर कूच की इजाजत मांगी और 27 तारीख को उन्हें हरी झंडी दे दी गई। 27 अगस्त 1965 दोपहर 2 बजे हाजी पीर पास। मेजर रंजीत सिंह दयाल अपनी कंपनी और एक आर्टिलरी अफसर समेत आगे बढ़ रहे थे। राशन के नाम पर कुछ बिस्किट और सीले हुए शक्करपारे लिए घाटी में उतरते हुए हाजी पीर पास के पश्चिम से उन पर गोलियों की बौछार हुई। पर शाम ढलते ढलते बरसात की बौछार ने इस कंपनी को दुश्मन की नजरों से ओझल कर दिया। पहाड़ों पर घना कोहरा छा गया था। ये टाइम एंड अगस्त का था, जिस वक्त के उस इलाके में काफी बरसातें होती हैं। और बरसातों से जो पहाड़ी नाले होते हैं वो बहुत तेज पानी उनमें चलता है, ग्रेविटी बहुत तेज, एंगल बड़ा जबरदस्त होता है। तो हमें रास्ते में 3-4 नाले क्रॉस करके फिर हाजी पीर पास पहुंचना था। तराई में पहुंचकर मेजर दयाल ने यह फैसला लिया कि सामान्य रास्ता छोड़कर अगर सीधे आगे चढ़ेंगे तो दुश्मन को चौंका सकते हैं। चढ़ाई के रास्ते में मेजर दयाल को एक घर दिखा जिसमें पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए थे। उन्होंने पाकिस्तानियों के हथियार छीन लिए और फिर आगे की चढ़ाई के लिए उन्हें पोर्टर के तौर पर अपने साथ ले गए। मुश्किल रास्ता, लगातार बरसता पानी और रात का अंधेरा।
किसी भी कठिन चढ़ाई को नापने के बाद जवान कुछ देर सुस्ताते और हर दफा आगे बढ़ने से पहले उनकी गिनती होती। 56 घंटे से लगातार ये पैराट्रूपर्स लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारा राशन तकरीबन खत्म था, एम्यूनिशन बहुत कम था, हमारे वायरलेस सेट्स की बैटरियां भी कमजोर थी उस वक्त, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे। दोपहर से बिना रुके चलते हुए अगले दिन तड़के 4:30 बजे कंपनी पूरी पूंछ मार्ग तक पहुंची। तब जाकर उन्हें सुस्ताने का वक्त मिला था। तेज बरसात के थपेड़ों से बचने की कोई जगह नहीं थी। तब ठंड से बचने के लिए जवान एक साथ सटकर बैठे थे। छह बजे जब वो पास के नजदीक पहुंचे तो दुश्मन ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सबसे आगे वाली प्लाटून को फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन अफसर के साथ छोड़ मेजर दयाल बाकी सैनिकों को लेकर दूसरी ओर से आगे बढ़े। दुश्मन सामने से गोलीबारी में उलझा हुआ था। उसे यकीन नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी सैनिक सीधे ऊपर कैसे पहुंच गए। वो अपने अपने हथियार छोड़ पहाड़ी से नीचे उतर जान बचाकर भागने लगे। 28 अगस्त की सुबह 10:30 बजे तक वन पैरा ने हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था। सरहद से खबर अच्छी है, हमारे सैनिकों ने हाजीपुर पास पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। बहुत बढ़िया। अब न सिर्फ वहां से घुसपैठियों के आने पर रोक लगेगी, बल्कि पहले से जो हमारी सीमा में है उनके लिए पाकिस्तान मदद भी नहीं पहुंचा पाएगा। देश में लोग जश्न मना रहे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। उम्मीद है पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया होगा। हमारी 2 ब्रिगेड्स ने पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन की जो लॉन्च पैड थी हाजी पीर के अंदर, उसके ऊपर 2 ब्रिगेड का 2 तरफा हमला हुआ और हमने हाजी पीर के पास के ऊपर जो है कैप्चर कर लिया। और मेजर रंजीत सिंह दयाल पैरा के उस वक्त जो थे, उन्होंने बड़ी बखूबी से ये ऑपरेशन लीड किया। उन्हें महावीर चक्र प्रदान हुआ इस ऑपरेशन के लिए। उधर पाकिस्तान में ये हार ना आम लोगों को हजम हो रही थी और ना हुक्मरानों को। राष्ट्रपति अय्यूब खान अभी भी छिपकर ही वार करना चाहते थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो हाजी पीर में दाखिल होने को हिंदुस्तान का अतिक्रमण मान रहे थे और खुले युद्ध के पक्ष में थे। कश्मीर की आवाम बगावत कर रही है। उन्हें हिंदुस्तान की हुकूमत से आजादी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आजाद कश्मीर फौज की नहीं, कश्मीर के आवाम की। हिंदुस्तान की फौज उन पर भारी पड़ रही है। अगर हमने मदद नहीं की तो हिंदुस्तान उन पर ज्यादती करेगा और इसमें हमारा भी फायदा है। आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत खुलकर अपनी फौज नहीं लगानी चाहिए। अमेरिका को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने हाजी पीर पास पर कब्जा कर रखा है। और आपने लाल बहादुर शास्त्री की बातें सुनी? वो तो अकड़ कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें उकसा रहा है। हाँ, गुजरात के बाद वो हमें इंटरनेशनली बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान हाजी पीर पास में हार की शर्मिंदगी झेल रहा था। उसके ऊपर 29 से 31 अगस्त के बीच नीलम घाटी और उरी के नजदीक भारतीय सेना को और कामयाबी मिली। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेगा। भारतीय फौज की ताकत बांटने के लिए और ऑपरेशन जिब्राल्टर के बदले के तौर पर पाकिस्तान ने एक नया षड्यंत्र रचा, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम।
इस प्लान के तहत वो छम पर हमला बोलना चाहता था ताकि अखनूर पर कब्जा करे और पूंछ का संपर्क बाकी इलाकों से काट सके। इसके बाद उसका प्लान था जम्मू की ओर बढ़ने का ताकि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से काट सके। और इसके लिए उसकी जो 7th इन्फेंट्री डिवीजन और कोई तकरीबन 2 रेजिमेंट टैंकों के लेके उसने बड़ा भारी हमला किया, बड़े भारी तोपों के साथ, और ये अख्तर हुसैन मलिक साहब इसको लीड कर रहे थे। छम जौरिया सेक्टर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये सीज फायर लाइन से बिल्कुल सटा हुआ था और यहां पर पाकिस्तान बेहद मजबूत था। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को अंजाम दिया तब उस सेक्टर में उसके सैनिकों की तादाद भारत के मुकाबले 2 गुनी थी और टैंकों और हथियारों के मामले में वो भारत से 6 गुना ज्यादा था। छम सेक्टर के बीचों बीच मुनव्वर तवी नदी है। सितंबर के महीने में नदी का पानी इतना घट जाता है कि इसे टैंकों से पार किया जा सकता है। पाकिस्तान इस नदी को पार करके अखनूर की तरफ जाना चाहता था। इसी मंसूबे के साथ वो आगे बढ़ रहा था। 1 सितंबर 1965 सुबह 5 बजे तोपों और बंदूकों से जितनी आग उगल सकते थे पाकिस्तानियों ने उगल दी। दोपहर तक बुर्जियाल इलाके पर कब्जा जमा लिया, पर बुर्जियाल पाकिस्तानी जनरलों के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। ब्रिगेड कमांडर ने यह फैसला खुद ले लिया था, लिहाजा पाकिस्तान ने यहां अहम वक्त बर्बाद कर दिया। शाम तक पाकिस्तान ने छम पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन वो तवी पार नहीं कर पाया। भारत को जरा भी आशंका नहीं थी कि पाकिस्तान यहां हमला कर सकता था। फौज को फौरी मदद की जरूरत थी और सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने एयरफोर्स से सहायता मांगी। डिफेंस मिनिस्टर ने 4:25 वायुसेना को बोला कि आप आक्रमण शुरू करिए और 5:05 40 मिनट में 12 विमान टेक ऑफ कर गए। 65 की बात है। 2 सितंबर को पाक फौज तवी के किनारे पहुंच गई और उन्हें आगे जौरिया की ओर बढ़ना था, लेकिन फौज वहीं ठिठक गई। दरअसल उसी सुबह पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की अगुवाई बदल दी गई। ऑपरेशन की शुरुआत के बस एक ही दिन बाद ये कमान जनरल याहिया खान के हाथों में दे दी गई थी। तो मैं पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी कंफ्यूज स्टेट में थी। जब उन्होंने अखनूर पर हमला शुरू किया था ग्रैंड स्लैम में, तब तक जिब्राल्टर फेल हो चुका था वैली के अंदर। हाजीपीर पास भी वो लूज कर चुके थे। तो अयूब खान साहब ने सोचा कि अगर याहिया खान को हम नया कमांडर बनाएंगे अखनूर ऑपरेशंस के लिए तो हो सकता है वो सक्सेस प्राप्त कर लें। लेकिन मिलिटरीली एक बड़ा अच्छा साउंड डिसीजन नहीं था ये। अब तक भारतीय फौज अपनी पोजीशंस को छोड़कर विथड्रॉ करने को मजबूर थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज के ढांचे में इस अहम बदलाव ने भारत को मोर्चा दुरुस्त करने का वक्त दे दिया। भारत ने अखनूर की सुरक्षा मजबूत करनी शुरू कर दी और जौरिया को भी सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त तैनाती कर दी। पाकिस्तान अब बिना मुश्किल मुनव्वर तवी पार कर चुका था, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज यहां से हट चुकी थी। 3 सितंबर को जनरल याहिया खान ने फौज को जौरिया की ओर कूच करने का हुक्म दिया और शाम तक कब्जे का फरमान भी। हालांकि भारत ने यहां सैनिकों की तादाद बढ़ाई थी, फिर भी पाकिस्तान के असले बेहद आधुनिक थे
भारत बहुत ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इलाके का भूगोल ऐसा था कि पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने में बहुत लंबा वक्त लग गया। पाकिस्तानी फौज का आगे बढ़ना जारी था और हिंदुस्तान का मकसद अब यहाँ अखनूर की हिफाजत था। इस बीच तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा की। जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको जो हमारे सेना के सर्वोच्च कमांडर थे उस वक्त जनरल JN चौधरी, उन्होंने कहा कि अब भारतवर्ष को जवाबी पलटवार करने का आदेश मिलना चाहिए हमारी सेनाओं को। उन्होंने पूर्ण रूप से आदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देखकर उनके हौसले की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पाकिस्तान से भी यही भूल हुई। लाल बहादुर शास्त्री ने अय्यूब खान को चेतावनी दी थी, पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर पर हमला करेगा तो हिंदुस्तान जवाब जरूर देगा, और ऐसा जवाब जिसकी जगह और वक्त हम तय करेंगे। पाकिस्तान इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिए जा रहा था। अब कड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। पाकिस्तान को हमने कई दफा चेतावनी दी, पर शब्दों की भाषा उसे समझ में नहीं आ रही। वो तो कश्मीर के भीतर दाखिल ही होते जा रहे। उन्होंने उस हिस्से का फायदा उठाया है जहां हम तैयार नहीं थे। हमें हल्की सी भी आशंका नहीं थी कि वो छम से आएंगे। तो फिर क्यों ना हम वहां से उन पे आक्रमण करें जहां वो तैयार न हो। लाल बहादुर शास्त्री ने मुश्किल से 1 साल पहले ही देश की बागडोर थामी थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इस जिम्मेदारी में उनके सामने हर तरफ चुनौतियां ही थी। पाकिस्तान उनकी शख्सियत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था, और जल्द ही पाकिस्तान को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू होना था। हिंदुस्तान का वो दांव जिसने पाकिस्तान को पनाह मांगने पर मजबूर कर दिया। दिखाएंगे सब अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत। वंदे मातरम।